हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। चैप्टर 1 में बहुत सारी चीज़ें हमने कर लिया, संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें कर ली। आज करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसमें मैं 2 पार्ट में आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराऊंगा। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स कराऊंगा मैं। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उसको हम पार्ट 2 में कवर कर रहे होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासेज वीडियो फॉर्म में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केजी से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेज मिलती हैं यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैग्नेट ब्रेन जाना जाता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स ग्रैब करना है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर आप क्लिक करेंगे और उसको ग्रैब करेंगे। तो ठीक है, बिना देर करते हुए आइए करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन संख्या पद्धति का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या एक गणितीय साधन है और संख्या का उपयोग कहाँ करते हैं। आप किसी भी चीज़ को काउंट करने में, किसी भी चीज़ की गणना करने में, गिनने में या उसका मापन करने में। जैसे कि आप दुकान पे गए और आपको चीनी चाहिए, तो कैसे आप बोलते हैं कि सर मुझे 2 किलो चीनी चाहिए या 3 किलो चीनी चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब कि किसी ना किसी संख्या का उपयोग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताएंगे मेरी हाइट 4 फीट है या 5 फीट है, जितनी भी होगी। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को गिनने में या किसी भी चीज़ को मापने में किसका यूज होता है, संख्या का यूज होता है। तो संख्याओं को कुछ प्रकार के रूप में विभाजित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, जिससे कि गणित को समझना, संख्याओं को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम गिनने में यूज करते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं, इनकी शुरुआत कहां से होती है, नंबर 1 से। तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो क्योंकि संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है, स्टार्ट तो आप प्राकृतिक संख्याओं को 1 से कर रहे हैं, लेकिन कहां तक जाना है कोई भी अंत नहीं है। तो मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है। ये तो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, रुकने वाली नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं को डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसीलिए इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एन, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं, और इसको हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके चलता जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपके। अब संख्याओं को और कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उसमें हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स, मतलब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल W से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी सर, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप प्राकृतिक संख्याओं के साथ किसको ऐड कर दो, शून्य को भी लगा दो, तो ये कौन से नंबर्स बन जाते हैं, तो ये आपके बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं में जैसे ही शून्य और लगा दो, प्राकृतिक संख्याओं को तो आपको रखना ही रखना है, आप उसमें अगर शून्य को और लगा देते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो एक बात बताओ कि क्या पूर्ण संख्याओं में, ये जो पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या पूर्ण संख्याओं में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं क्या, बिल्कुल आ रही हैं सर।
ये पूरा का पूरा ये इतना 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और जैसे ही आप इसमें 0 लगा देते हैं, मतलब कि अगर आप 0 से लेके इनफाइनाइट तक देखते हैं, अनंत तक देखते हैं, तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी किसके में आ रही हैं? पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसका उल्टा सोचो कि क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? नहीं। शून्य को छोड़कर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जैसे ही आप शून्य को देखोगे, क्योंकि शून्य केवल और केवल पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, मतलब सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल W से लिखते हैं, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, हम छोटी क्लासेस से ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पूर्णांक के बारे में। जैसा आपको पता है, अगर मैं नंबर लाइन पर इस बात को बताता हूं तो बीच में शून्य आ जाता है। 1 2 3 4 चलता जाएगा। और अगर आप बाईं तरफ देखते हैं तो ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। मतलब शून्य की बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और शून्य की दाईं तरफ राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या हुआ? ना तो ऋणात्मक ना तो, एक नंबर में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक, और ना ही धनात्मक। ऐसा क्यों सर? मैं बताता हूं ऐसा क्यों। कुछ लोगों को लगता है कि शून्य धनात्मक है, ऐसा नहीं है। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 2, अब 2 कुछ भी हो, 2 को छोड़ दो, 2 में जब आप कोई धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। 2 से क्या बन गया? 3। 2 में अगर आपने कोई ऋणात्मक पूर्णांक घटाया, मतलब 2 में से -1 किया, तो 1 आ गया, मतलब इसका मान घट गया। लेकिन 2 के साथ चाहे आप शून्य को जोड़ दें, चाहे आप शून्य को घटा दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि शून्य से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो शून्य ना तो धनात्मक लेंगे ना ही ऋणात्मक लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में MCQs के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूर्णांक में देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं और शून्य। कहने का मतलब है, बोल रहा है क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लो, उसमें शून्य को भी मिला लो, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसमें आप ऋणात्मक भी जोड़ लो। क्या बोल रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं ले लो और उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो सबको एक साथ अगर देखेंगे तो एक साथ देखने पर आपको क्या मिल रहा होगा? पूर्णांक मिल रहा होगा। पूर्णांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। इसको हम Z से इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब शून्य के बाईं तरफ ये जो सब शून्य से छोटे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? शून्य से छोटे हैं। तो वही बोल रहा है कि शून्य से जितने छोटे पूर्णांक हैं आपके, शून्य से जितने छोटे पूर्णांक हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को, शून्य से बड़े पूर्णांक को हम क्या बोल रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये शून्य से बड़े हैं तो ये कैसे हो जाएंगे? धनात्मक। ये शून्य से छोटे हैं तो कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? बहुत आसान चीजें हैं, आपको एक एक बात याद रखनी है, क्योंकि बहुविकल्पीय में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। 1 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप।
बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है परिमेय संख्याएं। तो मतलब मेन चैप्टर अपना स्टार्ट होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात करूं या पूर्ण संख्या की बात करते हैं या तो पूर्णांकों की बात करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां तक कि हम परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में ही देखने वाले हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी सारी संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान शून्य नहीं हो सकता। फिर से बता रहा हूं, ऐसी सारी संख्याएं जिनको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और जहां हर का मान शून्य नहीं हो सकता, हर का मान शून्य नहीं हो सकता, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर अंश, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मतलब कि हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये जो P और Q लिखे हैं ये क्या होने चाहिए, P एंड Q शुड बी इंटीजर, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, अभी तो बताया कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स दिखते हैं आपको, -2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। शून्य भी क्या है, पूर्णांक है। आ रही बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q का मान शून्य नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक के संग्रह को क्या बोलते थे, कैपिटल Z से डिनोट करते थे किसको, पूर्णांकों को, ठीक है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को N से डिनोट कर रहे थे, होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट कर रहे थे। इसी प्रकार से रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं को किससे करेंगे, Q से करेंगे, कैपिटल Q से हम किसको करेंगे, रैशनल नंबर्स को, परिमेय संख्याओं को। क्लियर है बात यहां तक, बहुत बढ़िया। जैसे ये सारे नंबर्स P/Q के रूप में लिखे गए हैं, -1/2, तो -1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, तो मतलब P/Q के रूप में लिखे गए हैं, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। क्या Q का मान 0 है, Q का मान 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा लिखा गया है, ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये भी पूर्णांक है सर, ये भी पूर्णांक है, तब क्यों नहीं होगी, क्योंकि Q का मान, हर का मान शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं सब P/Q मतलब एक भिन्न के रूप में लिखे गए हैं, और भिन्न के रूप में लिखे गए हैं, साथ ही साथ कहीं भी Q का मान शून्य नहीं है, कहीं भी जो हर है उसका मान शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है तो सबके सब क्या हो जाएंगे, सबके सब एक परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो सबके सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं। क्लियर है बात इतनी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पे कुछ नोट लिखा है जहां से हमेशा क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके एग्जाम्स में। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अभी के अभी आपके दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए, सारे पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे, फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। नीचे क्या लिख दिया मैंने, पूर्ण संख्याएं। ये सब क्या लिख दिया मैंने, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, ये क्या है ऊपर वाली लाइन में, ये है प्राकृतिक संख्याएं, नीचे वाली लाइन में क्या है, पूर्ण संख्याएं।
अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट बोल रहा है कि दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याओं में आएंगी। क्या आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं सर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाँ, लेकिन जीरो को छोड़कर। जीरो केवल और केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने बहुत ध्यान से समझ लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या, दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाली शून्य के अतिरिक्त बोल रहा है, अभी शून्य को मत देखो। अब जब आप शून्य को नहीं देखोगे तो जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। वही लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य को छोड़कर एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये भी पॉइंट सर क्लियर हो गया। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या में तो आ रहा है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है। एक ही बात लिखी है लेकिन घुमा फिरा कर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा सा बदल देता है और आपके जज्बात बदल जाते हैं। आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं कि ये तो कराया नहीं गया। एक एक चीज कराई जा रही है। कितनी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के आ सकता है, हर एक बात यहां लिखी हुई है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक क्या बताया सर ने थोड़ी देर पहले कि सर इस पे जितने भी संख्या रेखा पर ये वाले नंबर्स हैं भिन्न के रूप में नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। इनमें से कुछ संख्याओं को, जीरो को छोड़ दो, जीरो के उधर जो है दाहिनी तरफ राइट साइड वो सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। मेरी तरफ जो है जीरो के वो सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और जीरो सर ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, सभी की सभी नेचुरल नंबर्स, अभी आपको क्या दिख रही हैं, ये एक से लेके अनंत तक ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब क्या दिख रही हैं आपको, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं। तो क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि यहां पर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो वही बात तो लिखा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक है। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। शून्य की बात करें तो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। शून्य क्या है, ना ही ऋणात्मक है ना ही पॉजिटिव है ना ही धनात्मक है ये, और ना ही नेगेटिव है ना ही ऋणात्मक है ये। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। किसकी बात हो रही है, तो शून्य की बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात? कुछ भी भूलना नहीं है, भूलना मना है। आइए देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। अच्छा, 2 पॉइंट और हैं, ये तो हमने 4 पॉइंट्स देख लिए, 2 पॉइंट्स और हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक। अब तीनों की बात कर रहा है। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक। मतलब कि ये जो नंबर लाइन हमने बनाया था, यहां 0 लिख दो तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, 1 से स्टार्ट करो तो वही बोल रहा है। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं दिख गई, दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, मतलब इसमें निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक को भी लगा लो। ये सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो से देखोगे, और सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सब के सब, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, पहले तो आपको यहां से लेके आगे तक प्राकृतिक संख्याएं दिख गई। प्राकृतिक संख्याएं दिख गई। अगर आपने शून्य को भी लगा लिया और आगे तक गए तो आपको पूर्ण संख्याएं दिख गई। और अगर आपने पूरी की पूरी संख्या रेखा को ही देख लिया तो आपको क्या दिख गया, आपको पूर्णांक भी दिख गया, आपको पूर्णांक भी दिख गया। क्लियर इतनी बात? बोल रहा है ये सारी चीजें, प्राकृतिक संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी और पूर्णांक भी,
ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी जितनी भी बातें यहाँ लिखी गई हैं वो एक क्या होंगी, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी सर, ये बता दो बस कैसे होगी। तो यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ जितने भी नंबर्स आपको, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आपको, उन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, P बट्टे Q के फॉर्म में। कैसे, सबके नीचे हम बट्टे 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तो मतलब सब P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। यहां तक कि शून्य को भी हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, 0 बट्टे 1। सर आपने तो बताया था हर शून्य नहीं हो सकता, तो हर शून्य नहीं है यहाँ पर तो अंश शून्य है, अंश शून्य हो सकता है। अगर किसी भी संख्या का अंश शून्य है, अंश क्या है, शून्य है, और हर कोई भी संख्या है, हर क्या है, कोई भी संख्या, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या शून्य नहीं, शून्य के अलावा, क्योंकि हर तो शून्य हो ही नहीं सकता, शून्य के अलावा, एक्सक्लूडिंग 0। तो इसका जो उत्तर आएगा हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर अंश शून्य है, नीचे डिनोमिनेटर में हर में कोई भी नंबर है, शून्य नहीं हो सकता हर में, और कोई भी नंबर है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उत्तर हमेशा ही शून्य आएगा। मतलब कि शून्य को 0 बट्टे 1 भी लिख दिया तो इसका भी मतलब शून्य ही होगा। इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी एक परिमेय संख्या होती हैं। क्लियर है बात ये? देखो जैसे यहाँ पे 2 पूर्णांक लिखा गया है, एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 1 को 1 बट्टे 1 लिख दिया, 5 को 5 बट्टे 1 लिख दिया। मैंने तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दिए आपको, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी भयानक चीज़ें नहीं है, बहुत आसान और बहुत बेसिक चीज़ है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, अगर 2 परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं तो उनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सर कैसे? तो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में बहुत बार क्या हमेशा ही 1 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण का अगला टॉपिक क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो सर समझ में आ गई। परिमेय संख्याओं में आपने यही बताया कि जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 बट्टे 2 हो गया, 3 बट्टे 6 हो गया, 5 बट्टे 15 हो गया, और ऐसे ही कुछ भी लिख दो सर, और बस ऊपर नीचे बस ध्यान सर ये देना कि शून्य ना लिख देना, हर में शून्य मत लिख देना, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 7वीं क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। भिन्न एक चैप्टर का नाम था 7वीं क्लास में, वहां पर फ्रैक्शन में पढ़ाया गया था आपको। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तुल्य का मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या लिख देता हूं 3 बट्टे 5, ठीक है। अब इसी के बराबर लेकिन दिखने में इसके जैसा ना हो, कहने का मतलब आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर लो, जैसे 2 से गुणा कर लो, 3 दूना हो जाता है 6, 3 2 6, 5 2 10, ठीक है। आपका मन कर रहा है 5 से गुणा करने का, 5 से कर लो, 3 पंजे 15 और 5 5 जा 25। आ रही बात समझ में? 10 से गुणा करना चाहता हूं सर, कर लो, 3 और 5 को 10 से गुणा करोगे तो ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 50। ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, चाहे वो 3 बट्टे 5 हो, चाहे वो 6 बट्टे 10 हो, चाहे 15 बट्टे 25 हो, और चाहे 30 बट्टे 50 हो, ये सभी संख्याएं आपस में कैसी संख्याएं हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब कि तुल्य परिमेय संख्याएं। कैसे?
कैसे तुल्य, कैसे बराबर कैसे होंगी सर? देखने में तो बराबर नहीं लग रही हैं। इसको काट पीट दो ना, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3/5 दिख गया आपको। इसको भी काट दो, किससे? 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, 3/5 दिख गया। 10 से काट दो, 10 तिहाई 30, 10 पंजे 50, दिख गया 3/5। तो कहने का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे या भाग करेंगे, उसी संख्या से आपको ऊपर भी गुणा या भाग करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पे 2 से कर दिया, यहां 3 से नहीं। अगर आपने यहां 2 से किया है तो यहां भी 2 से करनी होगी। तो इसी को हम तुल्य परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हों या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता हो। ठीक है, बराबर हो या बराबर करने के लिए उनका वियोजन, वियोजन का मतलब उनमें गुणा या भाग किया जा सकता हो। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी संख्या से आप गुणा या भाग कर सकते हैं, उन सारी संख्याओं को हम तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसका प्रयोग हम कर रहे होंगे। इसका प्रयोग कहां करेंगे सर? जब अभी आपको दो संख्याओं के बीच में क्या निकालना होगा? अनेक परिमेय संख्याएं। जैसे अभी मैं पूछ लूं आपसे 3/5 और 2/3, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में आप 10 और परिमेय संख्याएं लिख के दिखाओ। इनके बीच में आप 10 और परिमेय संख्याएं लिख के दिखाओ, तो वहां पर हम इस टॉपिक का प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा मैं। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ गया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम सीखेंगे कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 3/5 और 2/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखें। कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है आपको? 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। संख्याएं लिखिए, ध्यान से देखेंगे आप। 3/5 और 2/5, यहां पे और लिख लो, ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या कर रहे होंगे हम? अच्छा, 2/5 की जगह चलो 2/5 ही रहने दो। पहले तो हम देखेंगे कि दी हुई संख्या परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं है। मतलब कि दी हुई संख्या भिन्न के रूप में है या नहीं है, भिन्न के रूप में है या नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में कराया था आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया था। हाँ, इस वाले का। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। इसको ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो इसकी बात कर रहे थे हम। तो मैं बता रहा था कि 2/5 कौन कौन सी संख्याएं थी? 2/5 और 3/5। इसके बीच में आपको 10 नहीं 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम देखेंगे कि यह भिन्न के रूप में है या नहीं है, भिन्न के रूप में है या नहीं है। पहला काम ये कर लेंगे। दूसरा काम देखेंगे कि इसका हर बराबर है या नहीं है, इसका हर बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करेंगे कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर। कैसे करेंगे बराबर? एलसीएम लेकर। इतनी बात क्लियर है?
जो बता रहा हूं ये काम करते जाना, कभी गलत नहीं होगा, कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे करें, फटाफट हो जाएगा। तीसरी बात, अगर हर बराबर है तब तो ठीक है, तीसरी बात पे आ जाना है। अगर हर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे एलसीएम लेकर, फिर यहां आएंगे। अब हर हो गया बराबर, यहां तो बराबर है, उसके बाद अंश और हर में, अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे, 10 या किसी भी नंबर से, या किसी भी पूर्णांक से, किसी भी प्राकृतिक संख्या लिख लो, क्योंकि 1 2 3 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी प्राकृतिक संख्या से। तो किसी भी नंबर से आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। 10 से क्यों बोला, 10 से करेंगे तो आसान हो जाता है, ठीक है। 5 चाहिए होती संख्याएं तो 5 आराम से आपको मिल जाएंगी, जैसे कि 2/5 है और 3/5 है। मैंने बोला ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर 2 ऊपर लिखा है, 3 ऊपर लिखा है, 2 और 3 के बीच में हमें 5 संख्याएं नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इसीलिए सर हम 10 से गुणा करेंगे। अब जब 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये तो बन गया 20/50 और ये बन गया 30/50। हमें 5 संख्याएं नहीं मिल रही थी। अब देखो, अब कमाल क्या हुआ, 10 से गुणा करने के बाद हमें 20 और 30 के बीच में बहुत सारी 9 संख्याएं मिलने लगी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 9 संख्याएं मिलने लगी। उसमें से कोई भी आप 9 में से कोई भी आप 5 परिमेय संख्याएं लिख दो, या जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछ रही हैं उतनी लिख दो। जैसे कि 21/50, 22/50, 23/50, सर 24/50, और एक और लिख दीजिए 25/50। क्या ये उत्तर हो गया? उत्तर तो यही है, लेकिन उत्तर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको काट पीट के लिखना है। तो 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 21/50, क्योंकि ये तो कट नहीं रहा, ये 2 से काट दो आप, 11 आ गया, 25 आ गया। 11/25 ये नहीं कट रहा है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसको भी काट दो सर 2 से फटाफट से, तो 12/25 हो गया। और सर इसको तो आप 25 से ही काट दो, 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50, 1/2। तो ये दी हुई संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? 5 रैशनल नंबर्स हैं, 5 परिमेय संख्याएं। किसके किसके बीच में? 2/3 और 3/5 के बीच में ये जो दी हुई संख्याएं हैं ये 5 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। 9 लिख सकते हो, क्योंकि 20 और 30 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 9 संख्याएं आ रही हैं, 21 से लेके 29 तक। सर अगर 15 पूछ लिया तो क्या करेंगे? यहां तो 9 ही आ रही हैं, 15 पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो जो मैंने नियम बताया है ना कि आप 10 से गुणा करोगे तो इस नंबर को बड़ा कर लो, आप 20 से गुणा कर दो। सर 2/5 था, सर ज्यादा नंबर चाहिए, 5 से तो काम ही नहीं चल रहा। जब भी आपको 5 से काम चलाना होगा तो 10 से गुणा करने पर मिल जाएगा, लेकिन आपको 15 परिमेय संख्याएं चाहिए, 50 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो नंबर बढ़ाते चले जाओ। 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, आसान नंबर लेना। ये नहीं कि मैं तो वो क्या मुश्किलों से मुसीबतों से लड़ने वाला इंसान हूं, मैं तो खतरनाक सा नंबर लूंगा, 23-22 लेके बैठ गए, 97 ले लिया। ऐसा नहीं करना, अपने पैर पे पत्थर नहीं मारना है। 3/5 इसमें भी आपको 20-20 से गुणा कर देना होगा, और 20 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 और ये हो जाएगा 60/100। अब एक बात बताओ, आपको 15 नंबर चाहिए थे, तो 40 और 60 के बीच में 15 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि 10 मैंने क्यों बताया? क्योंकि 10 से आराम से गुणा भी हो जाएगा, और हमें एग्जाम में जो पूछता है 3 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या, यही पूछता है, तो 10 से हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब किसी बच्चे के, वही है ना, बच्चों के दिमाग में चीजें आती रहती हैं कि मुझे तो 50 चाहिए। अरे 50 चाहिए तो आप 100 से गुणा कर लो, ये 200 बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, हो जाएगी। आ रही बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमें 10 से गुणा करना होगा। एक सवाल और देखते हैं। ये तो हमने देखा कि जब हमारा हर समान था,
जब हमारा हर समान था। एक देखेंगे कि जब हर समान ना हो तब क्या होगा, जैसे कि 2/5 और 3/7 ले लिया, हर असमान है। सर ने पहला स्टेप क्या बताया था कि दी हुई संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखो। ये तो सर ऑलरेडी पहले से ही भिन्न के रूप में है। दूसरी बात क्या बताई थी कि इनका हर चेक करो, हर जो है वो समान होना चाहिए। क्या हर समान है? नहीं है। तो सर ने बताया था कि एलसीएम ले लो, 5 और 7 का 35 आएगा। एलसीएम ले लो 5 और 7 का, तो एलसीएम कितना आ गया? 5 और 7 का 35 आ गया। अब हम इसको भी 35 बनाएंगे और इसको भी 35 बनाएंगे। कैसे? इसको 35 कैसे बनाओगे? 7 से गुणा करके। तो जब नीचे गुणा करोगे 7 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 सत्ते 35 और 2 सत्ते 14। अभी मैंने तुल्य परिमेय संख्याएं पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो यही है। 2/5 के तुल्य में क्या है? 14/35। 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, यही मिल जाएगा। 3/7 को पकड़ो और इसके भी हर को क्या बनाएंगे? 35। अब 7 में किससे गुणा करने पर 35 आता है? तो सर 5 से गुणा करने पर 35 आ जाएगा। अब नीचे सर 5 से गुणा कर दिए तो ऊपर भी कर दीजिए। कर दिया। 3 पंजे क्या हो गया? 15। चलो ये काम तो हो गया कि यहां और यहां हर जो है वो बराबर हो गया। कैसे बराबर किया? एलसीएम से। अब तो ये पिछली सवाल की तरह हो गया बिल्कुल। अब हम 14/35 को लेंगे और ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 140 और नीचे हो गया 350। 15 और 35 को लेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 350। अरे हमें तो बस 5 परिमेय नंबर चाहिए थे, तो 140 और 150 नीचे वाला बराबर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 140 150 के बीच में 5 क्या हम 9 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं 141/350, 142/350, 143/350, 144/350 और आखिरी हो गया हमारा 145/350। इसको आप खुद से काट पीट के बराबर कर लेना, ठीक है। जैसे ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो आप खुद काट पीट के बराबर कर लेना। अब एक और उदाहरण बताता हूं। 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, क्या जो संख्याएं दी हुई हैं 2 और 3, क्या वो भिन्न के रूप में हैं? क्या ये भिन्न के रूप में है? नहीं है सर। तो सबसे पहला काम है इनको भिन्न बना लो। 2/1 लिख लो और 3/1 लिख लो। अरे वाह, ये तो भिन्न जैसी दिखने लगी। क्या अब इनका हर बराबर है? अरे जब हमने खुद ही भिन्न बनाया है तो हर तो बराबर ही होगा। अब हर बराबर है तो क्या करना है? इसमें 10 से गुणा कर लो और इसमें भी क्या कर लो आप? 10 से गुणा कर लो। ये हो गया सर 30/10, ये हो गया सर 20/10। अब हमने देखा कि ऊपर 20 और 30 आ रहा है। 20 और 30 के बीच में 9 संख्याएं, हमें तो बस 5 लिखनी है। 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 और क्या? 25/10। काट पीट के बराबर कर लेना, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काट लेना, काटना नहीं भूलना, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। या तो आप काटो या तो टीचर को काटने दो, कोई ना कोई तो जरूर काटेगा, है ना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। 3 और 4 के वैसा ही सवाल आ गया। अभी मैंने 2 और 3 बताया, इसने पूछ लिया 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्याएं? बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको? 3 को लिख देंगे 3/1, 4 को लिख देंगे 4/1, गुणा कर दो 10 से, बन गया 30/10। ये बन गया सर अपना 40/10। अब 30 है और 40 है, क्या है? यहां पर 30 है, यहां पर 40 है, तो सर इसके बीच की 5 संख्याएं लिख दो। 31/10,
32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। उसके बाद जो पूछा है सर वो लिख दो। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। कितना अच्छा सवाल है। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। 3, 4, 5 सब आ गया। 5 परिमेय संख्याएं। हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर होंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहो। ये देखो 31/10 नहीं कट रहा है, लिख लो इसको। 32/10 2 से उड़ा दो इसको, 16/5। 33/10 नहीं कट रहा है, लिख लो इसको। 2 से उड़ा दो 34/10 को, 17/5। इसको 5 से उड़ा दो, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2। ठीक है, क्लियर? कुछ बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, पहले ही 3 सवाल बता चुके हो। ये 3/5, 2/3 आज ही कराया हूं एग्जाम्पल में भी पीछे। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें तो बस 4 ही लिखनी है। पहले हर को बराबर करेंगे। आओ मैं करा देता हूं ना। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों सर? अरे भिन्न के रूप में तो लिखा है लेकिन हर बराबर नहीं है, मजा नहीं आया। पहले हर बराबर करेंगे। इसको 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। कैसे देखो, एलसीएम 3 और 5 का, 3 गुणे 5 15 आ गया। अब 15 आ गया तो इसको 15 बनाओ और इसको 15 बनाओ। इसको 15 कैसे बनाएंगे? किससे गुणा करने पर हर 15 बन जाएगा? तो 5 3 15 होता है सर। 3 3 से, 3 से नीचे किया तो 3 से ऊपर, 3 3 9 हो गया। वाह वाह। 2/3 ले लो, 2/3 ले लो और 15 बना दो। अब 3 का पहाड़ा 15 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। हो ही नहीं सकता कि ना आए। 3 पंजे 15 होता है तो यहाँ 5 और 2 पंजे 10 होता है। ये तो मजा आ गया। यहाँ भी 15 मिल गया, यहाँ भी 15 मिल गया, लेकिन ऊपर नहीं मजा आया। 9 मिल रहा है, 10 मिल रहा है और 9 और 10 के बीच में तो संख्या ही नहीं है। हमें तो 4 संख्याएं लिखनी है। कोई बात नहीं, सर ने बताया था 10 से गुणा कर लो। 10 से गुणा करके दिखाओ जल्दी से। 9/15 ले लिया, 10 से गुणा कर दिया, बन गया 90/150, है ना। 10/15 ले लिया, 10 से गुणा कर दिया, क्या बन गया सर? बन गया 100/150। अब क्या जो चाहिए था वो मिल गया। यहां पर 90 है, यहां पर 100 है। 4 संख्याएं लिखनी है, लिख दो ना। 91/150, 92/150, 93/150 और 94/150। काट पीट के लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं। सर पहले तो भिन्न के रूप में लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे। पहले तो भिन्न के रूप में लिखो, क्योंकि परिमेय संख्याएं लिखनी है ना। जब तक भिन्न नहीं होगा परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? सर भिन्न लिख दिया। अब क्या? अब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो और उत्तर अपने आप आएगा निकल के। -50/10, -6/10 है सर, -6/1 है। 10 से गुणा कर दिया, -60/10। ये दिख रहा है -50 और ये दिख रहा है -60। कितने नंबर लिखने हैं? केवल और केवल 4 नंबर। फटाफट से लिख दो। -51/10, -52/10, -53/10 और सर क्या हो जाएगा? -54/10। अरे जो नियम बताया था एक क्लास में कि वीडियो पॉज करके आपको भी मेरे साथ ही सॉल्व करना है, कर रहे हो या बस देखे जा रहे हो? मेरे साथ सॉल्व करते रहो, तभी मजा आने वाला है। ये देखो, ये तो कट नहीं रहा है। यहां लिखो 4 परिमेय संख्याएं। 4 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? -51/10 नहीं कट रहा है, ऐसे ही छाप दो इसको 2 से काटो 26 हो जाएगा, 2 से काटो 5 हो जाएगा, तो -26/5। ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये काट दो, 2 से काट दो 27 हो गया, 5 हो गया, तो -27/5 हो गई ना 4 संख्याएं। आ गया मजा? ठीक है, तो अभी हमने सीखा और कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो किया।
अभी क्या सीखा कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं, 15, 20, 100 परिमेय संख्याएं कैसे लिखते हैं। यह भी हमें पता चल गया है कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच में आप इनफाइनाइट, अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की पूरी बात हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जब आपको पढ़ाया गया है कि परिमेय संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या आप इसका उल्टा ही करेंगे अपरिमेय संख्याओं में? मतलब कि अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे करड़ी में 2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में कोई भी अभाज्य संख्या है, वो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो क्या सर करड़ी में कोई भी भाज्य संख्या परिमेय हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। करड़ी में 6, करड़ी में 6 क्या है? करड़ी में 6 एक, इसमें जो 6 लिखा है, 6 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी ये मतलब कि अपरिमेय है। लेकिन सर आपने बोला था करड़ी में अभाज्य संख्या। हाँ, अभाज्य जो है हमेशा अपरिमेय होगी, लेकिन भाज्य, करड़ी में भाज्य कभी परिमेय होगी और कभी अपरिमेय होगी। कब परिमेय होगी? अगर करड़ी में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ये सारी संख्याएं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। लिख इसलिए रहा हूं, तुम्हें भी याद करना है, आप सभी लोगों को ये वर्ग याद करने हैं। 15 का 225, 16 का कितना हो जाएगा 256, 17 का 289, 18 का 326, 8 में 64, हाँ, और 19 का 361, 20 का 400। 20 तक याद कर लेना है आपको सभी। अगर किसी को 22 तक याद करने का मन करे तो 22 तक याद कर लेना। 22 का 441, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। इतना बहुत है, ठीक है। आप 20 तक ही याद कर लेना, यहीं तक, इससे कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो करड़ी में अगर इन संख्याओं में से, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या करड़ी में होगी तो वो हमेशा परिमेय होगी, वो हमेशा परिमेय संख्या होगी। और करड़ी में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, या तो अभाज्य हो या तो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। जैसे कि 6, क्या किसी का वर्ग 6 होता है? नहीं होता है सर। जैसे कि 10, क्या किसी का वर्ग 10 होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। सर एक बात और है, आपने बोला था P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम तो इसको लिख सकते हैं। सर आपने ही तो बताया था एक किसी के नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया P, ये हो गया Q। लेकिन आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। P और Q पूर्णांक, P और Q पूर्णांक, क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। अतः तो ये परिमेय भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात आ गई समझ में? क्लियर है बात? हम इन सारी संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या करड़ी में 4 अपरिमेय है?
सर 4, 4 तो आपने बताया था पूर्ण वर्ग है, तो करड़ी में 4 का मान हो जाता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और 2 ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, तो समझ गए अपरिमेय क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, और ये याद करेंगे। रुक जाओ अभी स्क्रीनशॉट नहीं, रुक जाओ अब ले लो। रुक जाओ, 1 से 20 तक का वर्ग अब ले लो। हाँ अभी कंप्लीट है। ठीक है, बढ़े आगे। ये देखिए, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जब भी आएगा 3 नंबर का आएगा। ये कैसे करेंगे देखिए, करड़ी में 13 है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। जो भी अंदर संख्या लिखी हुई है इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 2 संख्याओं का वर्ग करने पर ये मिल जाए, 2 संख्याओं का वर्ग करने पर 13 मिल जाए। सोचते हैं सर 2 का वर्ग कर दो और 3 का वर्ग कर दो, क्या इसका भी कोई ट्रिक है? नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अरे गिनती के तो नंबर हैं, या तो करड़ी में 2 आ जाएगा, करड़ी में 3 आ जाएगा, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 8, करड़ी में 10, या करड़ी में 13 बहुत आएगा, तो इससे ऊपर कभी नहीं आएगा। तो आसान है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे 13 लिखते ही मुझे पता चल गया कि 2 और 3, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 और 9 कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है। कोई डाउट नहीं है? सर नियम बता दो जल्दी से, कैसे इसको संख्या रेखा पर बताएंगे हम। ठीक है, बता रहा हूं, यहां देखो। तो जब 13 को ये लिख सकते हैं, तो करड़ी में 13 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। ये क्या किया? कुछ नहीं किया, इधर भी करड़ी लगा दिया, इधर भी करड़ी लगा दिया। लगा सकते हैं, दोनों तरफ करड़ी लगा सकते हैं। अब आ जाओ मेन चीज पर, अब आ जाओ। सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे। ये बना दिया संख्या रेखा सर ने, ठीक है, संख्या रेखा बना दिया, और संख्या रेखा बनाते ही यहां पे लगा दिया 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। ठीक है, इधर लिखने का मन करे लिख लो। वैसे हमें पॉजिटिव नंबर्स, करड़ी में 13 एक धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक की तरफ ही आएगा, इधर से तो कोई मतलब है नहीं। सबसे पहला काम ये है, ये पहला काम है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। क्या? ये जो लिखा है, जो भी नंबर लिखा है आप संख्या रेखा पर उतना ले लेंगे। क्या लिखा है? 2 लिखा है क्या? 2 लिखा है तो 2 ले लेंगे। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। कोई डाउट नहीं है? जो भी पहली संख्या लिखी हुई है ले लिया। अब B पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, लंब खींचेंगे। कैसे? यहां पर अपना लंगड़ा प्रकार रखेंगे और आपकी पेंसिल ऐसे एक अर्धवृत्त बनाएगी। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, ये लंगड़ा प्रकार है हमेशा, और ये पेंसिल है, या तो ये उंगली या तो ये उंगली। पेंसिल है, ये लंगड़ा प्रकार है, यहां पे रख दिया और ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये लंगड़ा प्रकार थोड़ा सा बड़ा कर लो, अब इसको हिलाना मत। एक बार बड़ा कर दिया, अब इसको हिलाना नहीं है। पहला कट हिलाना नहीं है सर, नहीं हिलाऊंगा, टेंशन ना लो। दूसरा कट, देखा यहीं पे कंपास लेके घूमता हूं मैं। आपको कंपास से करना, हाथ से मत करने लग जाना। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे? मिला देंगे, और डॉट 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 लाइन खींचेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद इतना काम कर लिया। क्या क्या किया है? पहला स्टेप तो जो भी यहां लिखा है वो लाइन खींच दिया, और इसी के लास्ट वाले बिंदु पे एक परपेंडिकुलर, एक लंब बना दिया। लंब बनाने के बाद क्या करना है? जो यहां लिखा है, जो भी नंबर, कौन सा नंबर है? सेकंड स्टेप क्या है? जो भी यहां लिखा है उतने का आप लंगड़ा प्रकार में चाप ले लेंगे। कैसे? 3 लिखा है ना, तो 0 से लेके 3 तक की दूरी लंगड़ा प्रकार में ले लेंगे। ये दूरी ले लेंगे और ये दूरी यहां लेके आएंगे, यहां पे पेंसिल रहेगी, ऐसे पेंसिल कट मार देगी। समझ में आया कुछ? फिर से बता दो। ठीक है,
जो भी नंबर यहां पे लिखा है लंगड़ा प्रकार में आप दूरी लेंगे, ये लंगड़ा प्रकार, ये पेंसिल, ये दूरी ले लिया 3 का, 3 लिखा है तो 3 की दूरी ले लिया, दूरी यहां ले आओ, यहां लंगड़ा प्रकार और पेंसिल ऐसे आपकी कट मारेगी। ठीक है, अब तो ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये लाइन 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये 2 की थी, ये 3 की हो जाएगी। सर इस बिंदु को भी कोई नाम दे दो। ठीक है, ए बी तो दे दिया, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं बिंदु सी। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं इसको सी। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब ए और सी को मिला दो। देखो ए और सी को मिला दो। ए और सी को मिलाने के बाद अब ये लंगड़ा प्रकार, ये पेंसिल, यहां ध्यान से देखना, ये लंगड़ा प्रकार आपका यहां आएगा, कंपास यहां आएगा, पेंसिल यहां आएगी और ऐसे ये कंपास का जो सुई है वो तो यहीं रहेगा, इसका निडल यहीं रहेगा और ये पेंसिल आपकी ऐसे 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 करते हुए यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो भी बिंदु आएगी इसको हमने नाम दे दिया डी, और ए से लेकर डी तक की जो वैल्यू होगी वही कितनी हो जाएगी, करड़ी में 13। मतलब एडी बराबर कितना आ गया, करड़ी में 13। इसका रचना कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम पहले तो ये लाइन लिख लेंगे। सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचा और उसमें ए बी 2 इकाई मार्क किया, 2 इकाई लगाया। ठीक है, बिंदु बी से एक लंब खींचा। ठीक है, बिंदु बी से एक लंब खींचा और उस लंब पर 3 इकाई का चाप लगाया, ये वाला, और उसको नाम दे दिया सी। ए और सी को मिलाया, रेखाखंड ए और सी को मिलाया, ए को बिंदु मानकर, ए को केंद्र बिंदु मानकर एसी चाप लेकर एक कट लगाया। ठीक है, एक निशान लगाया, कहां पर, संख्या रेखा पर, जिसको हमने नाम दे दिया डी। जो एडी है, जो एडी है वही हमारी अभिष्ट दूरी है। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला संख्या रेखा पर एक तो ऐसा वाला सवाल आएगा, अब चाहे आपसे करड़ी में 2 पूछ ले, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 6, करड़ी में 10 या तो करड़ी में 13, सबका एक ही नियम है। ठीक है, सबका एक ही नियम होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि बस मैं ही बनाते जा रहा हूं और आप लोग चुपचाप से मुझे देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है, पेंसिल निकाल लेना है, स्केल निकाल लेना है, कंपास निकाल लेना है, मेरे साथ एक एक स्टेप बनाना है, तब सीख पाओगे। ऐसे केवल देखने से समझ तो जाओगे, सीख नहीं पाओगे। ये देखो, करड़ी में 3 पूछ लिया, करड़ी में 3 आपको खुद से बनाना है। ठीक है, करड़ी में 3 पूछ लिया तो यहाँ पे सर जो भी लिखा है उसको हम करड़ी में 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है ना, करड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब सर दोनों तरफ करड़ी लगा दो। अब सर सबसे पहले तो करड़ी में 2 कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम आपको यहां पर करना होगा कि करड़ी में 2 की रचना, चलो इसका एक नियम बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको करड़ी में 2 बनाना है, सबसे पहले आपको करड़ी में 2 बनाना है। इसके 2 नियम है। एक नियम तो मेरी पिछली क्लास में आप देख सकते हैं, वहां बताया गया था। एक आज आपको नया सा नियम बता रहा हूं मैं। इसके 2 नियम हैं। एक नियम मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं जब प्रश्नावली कराया था, ये वाली। आज मैं दूसरा नियम बता रहा हूं। सबसे पहले करड़ी में 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर करड़ी में 2 आ रहा है। अब करड़ी में 2 पे ध्यान दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। करड़ी में 2 पे ध्यान दिया तो हमने देखा कि 2 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। इधर भी सर करड़ी लगा दो, इधर भी करड़ी लगा दो। अब आ जाओ यहां पर एक संख्या रेखा बना लो फटाफट। संख्या रेखा बना दिया सर, अब क्या करना है? ठीक है, 0 लगा लिया, 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया। ठीक है, इधर भी लगा लो। ठीक है, लगा दिया, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी यहां पहला नंबर लिखा है उसको आप मार्क करेंगे, कर दिया। फिर क्या बताया था? इसको ए बी बोल देंगे, बोल दिया। बी पर एक लंब खींचेंगे, खींच दिया सर, ये सब बता चुका हूं मैं। अब जो दूसरा पॉइंट लगा है उतना ही आपको कट ले लेना है बी पर। जो भी दूसरा पॉइंट है उतना बी पर कट ले लेना है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का कट ले लेंगे बी पर, ये वाला कट। और इसको हमने पॉइंट सी बोल दिया। ए को सी से मिला दो, मिला दिया। यहां तक कोई डाउट है? तो ये तो करड़ी में 2 बन गया, करड़ी में 2 बन गया।
अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम बता रहा हूं। पहला वाला नियम जो था यहां तक तो एक ही जैसा था, यहां से अलग था वो, इसके बाद से अलग स्टेप था। आज जो बता रहा हूं अलग है, ध्यान से सुनेंगे। ये लाइन हमारी किसको दिखा रही है, करड़ी में 2 को, ठीक है। ये करड़ी में 2 को दिखा रही है। अब इसी करड़ी में 2 के ऊपर लंब खींचेंगे, इस लाइन पर, ग्रीन वाली लाइन पर लंब खींचेंगे। कैसे, तो देखो ना कैसे। आप क्या करेंगे, इस पे अपना लंगड़ा प्रकार रखेंगे यहां पर, और आपकी पेंसिल ऐसे एक अर्धवृत्त बनाएगी, जैसा यहां पे लंब खींचा वैसे ही। अब थोड़ा सा बढ़ा लेंगे उसको, लंगड़ा प्रकार यहां आएगा, एक कट लंगड़ा प्रकार, फिर इसको बढ़ा लो, यहां आएगा दूसरा कट, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, और यहां पे अपना लंगड़ा प्रकार रखना, एक अर्धवृत्त बनाना, फिर अर्धवृत्त बनाने के बाद लंगड़ा प्रकार को थोड़ा सा बढ़ा लेना, थोड़ा सा चाप को बढ़ा लेना। अब एक कट यहां से लगा देना और वही वाला कट यहां से लगा देना, इस पे लंब खींच दिया। अब इस पे लंब खींचने के बाद करड़ी में 2 तो हमें मिल चुका है, करड़ी में 2 तो मिल चुका है, नंबर किसका है, 1 का। तो इस वाली रेखा पर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, इस वाली रेखा पर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपने कंपास में नोट कर लो, 1 सेंटीमीटर यहां पे लगाओ, ऐसे लगा दो। ABC हो गया था, इसको D बोल दो, ठीक है। इस पॉइंट को आप D बोल देंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुने, इसको जब आप D से मिलाएंगे, पॉइंट A को, मतलब जहां 0 लिखा था, जब इसको आप D से मिलाएंगे, मिला दिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, AD कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3, ये D है। AD कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। आ गई बात समझ में। दूसरा नियम भी, एक आपकी प्रश्नावली है कोई, शायद तीसरी प्रश्नावली है, जहां पे सर्पिल का, दूसरी या तीसरी है, जहां सर्पिल का निर्माण बताया गया है, प्रैक्टिकल बताया गया, जो मैंने बताया भी था, वही वाला नियम बताया आज आपको, ठीक है। अब ये जो करड़ी में 3 आया है, इसको संख्या रेखा पर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अपना लंगड़ा प्रकार, यहां पर पेंसिल, और ये ऐसे ऐसे करता हुआ यहां पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यहां पर लंगड़ा प्रकार, यहां पर पेंसिल, फिर पेंसिल ऐसे चलती हुई, मतलब यही वाली दूरी आपको यहां दिखानी है, तो लंगड़ा प्रकार से इस दूरी को लेकर आप यहां आ जाएंगे। यहां पर कट हो रहा है, इस पॉइंट को D बोल देंगे, और ये जो AD होगा, ये जो आपका AD होगा, ये जो आपको AD दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, तो ये AD ही किसको निरूपित कर रहा होगा, करड़ी में 3 को निरूपित कर रहा होगा। आगे बात समझ में, चीजें आसान है, प्रैक्टिस करें। एक बार में अगर आपसे नहीं बन रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। जब तक नहीं बन जाए छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेगा नहीं, आगे आपको पता है, ठीक है। लाइन तो पूरी करोगे ना आप, सारी बातें मैं ही बताऊं। अभी आपने किसके किसके बारे में पढ़ा, तो अभी आपने परिमेय संख्याओं के तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो अगर आप परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। जैसा कि आपको मैं बता दूं, संख्या पद्धति में ना, क्या बोल रहा हूं, संख्या पद्धति में 2 तरह के नंबर हैं मैथ्स में। कौन कौन से सर, मैथ्स क्यों बोला आपने, क्या और भी कहीं संख्या पद्धति है? हाँ, मैथ्स में हम दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं, जिसमें 10 अंक आते हैं, 10 डिजिट्स यूज होती हैं 0 से लेकर 9 तक। कंप्यूटर की बात करें तो वहां पर हम बाइनरी संख्या पद्धति पढ़ते हैं, जिसमें केवल और केवल 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 1 0 1 ऐसे करके। जब आप कभी कंप्यूटर पढ़ोगे, कोडिंग वगैरह पढ़ोगे, तो वहां आप देखोगे कि हर एक बात बस 2 ही अक्षरों, 2 ही अंकों से लिखी जा रही हैं, 0 और 1 से। और भी होती हैं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, तो ऐसी बहुत सारी संख्या पद्धति हैं। लेकिन क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम अपना दशमलव संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें 0 से लेके 9 तक की सारी अंकों का यूज होता है, सारी संख्याओं का यूज होता है। कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो उसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। तो संख्या पद्धति जो मैथ्स में है, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर्स हो गए, और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला तो वास्तविक संख्या हो गया सर,
और दूसरा हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्याएं। ये 11th 12th में पढ़ाया जाता है, ये अभी नहीं पढ़ना है 10th में। 10th में बस वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। अब वास्तविक संख्याओं को फिर बांट दिया गया किसमें, परिमेय संख्याओं में। ध्यान से समझना, परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में, जिनको p बट्टे q लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं को एक तो पूर्णांक में बांट दिया गया और एक अपूर्णांक में। अपूर्णांक आपको कम समझ में आएगा, चलो अपूर्णांक लिख देता हूं, या तो हम भिन्न या दशमलव बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, भिन्न और दशमलव को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो भिन्न या दशमलव में बांट दिया गया। दशमलव, बात समझ में आ रही है? फिर से देखेंगे, परिमेय संख्याओं को पूर्णांक या अपूर्णांक में बांट दिया गया। अपूर्णांक कहने का मतलब है कि मतलब वो पूरा का पूरा नंबर नहीं दिख रहा है, या तो भिन्न दिख रहा है या तो दशमलव दिख रहा है। अब जो पूर्णांक है इसको ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक में बांट दिया गया, शून्य में बांट दिया गया और धनात्मक पूर्णांक में बांट दिया गया, और धनात्मक पूर्णांक में बांट दिया गया। इस धनात्मक पूर्णांक का एक और नाम है क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या और शून्य को आपस में मिला दें तो बन जाती हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। अगर इसमें आप शून्य को भी मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इस चार्ट का, इस चार्ट से आप सारी चीजें एक बार में समझ सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोल रहा है सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय हैं और जितनी भी अपरिमेय हैं, को एक साथ लेकर बनाने वाले संग्रह को, मतलब इनको एक साथ ले लो, दुनिया की सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ ले लेंगे तो मिल जाएगी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। याद कर लो, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया की सारी परिमेय सारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। नोट, संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या, मान लो एक संख्या रेखा बना दिया, इस पर मैं आंख बंद करके कोई भी बिंदु ले लूं, कोई भी बिंदु, ये किसी ना किसी संख्या को दर्शा रही होंगी। मान लो यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, भले ये बीच में पड़ जाए, कहीं भी पड़ जाए, संख्या रेखा पर अनंत बिंदु हैं। अनंत बिंदु में से आप कोई भी बिंदु ले लें, वो किसी ना किसी संख्या को दर्शाती हैं। अब वो संख्या हो सकता है परिमेय हो सकता है वो संख्या अपरिमेय हो, लेकिन वो किसी ना किसी संख्या को दर्शाएंगी। तो वही लिखा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक अद्वितीय बिंदु, मतलब मान लो कि ये जो पॉइंट है ये करड़ी में 2 को दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है ये करड़ी में 2 को दिखा रहा है, तो संख्या रेखा पर ऐसा दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसा दूसरा कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा इसको छोड़ के जो करड़ी में 2 को दिखाए। अगर ये वाला पॉइंट 1 को दिखा रहा है तो क्या इस संख्या रेखा पर और भी कोई पॉइंट होगा क्या जो 1 को दिखाएगा? नहीं होगा। तो वही बता रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक अद्वितीय बिंदु द्वारा, मतलब उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है, तथा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। मतलब ये बिंदु 0 है तो हमेशा यही बिंदु केवल 0 रहेगा, और दुनिया में और इस संख्या रेखा पर ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जो शून्य हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार ध्यान से देखेंगे।
दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं आवर्ती, एक तो होते हैं शांत। सबसे पहले ये देखो, शांत और अशांत। अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवर्ती, अशांत आवर्ती, जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। एक होते हैं अशांत अनावर्ती, जो दोहराते नहीं है लेकिन चलते जाते हैं, रुकते ही नहीं है ये। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। अगर शांत हुआ तो वो हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। अगर अशांत के साथ आवर्ती हुआ तो भी क्या होगा? परिमेय हुआ। लेकिन क्या? अगर अशांत हुआ, अनावर्ती हुआ, अशांत भी है अनावर्ती भी है, तब क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय। उदाहरण देखेंगे एक एक का। शांत का मतलब क्या होता है कि शेषफल 0 आ जाए, भाग करने पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। कैसे? जैसे 2/8 की बात करता हूं, 8 नहीं, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। 2/8 नहीं, कुछ और लेते हैं। 3/8 ले लो। 3/8 की बात करते हैं अगर, तो 8 से जब हम 3 को विभाजित करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। 3/8 कटेगा, देखते हैं। 0.0 लगाएंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। 0 बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56 हो गया। कितना आ गया? 60 माइनस 56 करेंगे तो 4। 8 पंजे 40 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये क्या आगे जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कि 3/8 को हम लिख सकते हैं 0.375। ठीक है। तो ऐसे दशमलव को जिनका शेषफल 0 आ जाता है उनको हम शांत दशमलव बोलते हैं। उदाहरण में यही लिख लो, 0.375, 0.5, 0.1275, ऐसे करके। जरूरी नहीं कि 0 आए, कुछ भी आ सकता है। 3.75। इन सभी के शेषफल क्या आएंगे? 0 आ रहे होंगे, इसीलिए ये वाले दशमलव शांत हुए और इस प्रकार की संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर है बात? यहां देखेंगे आवर्ती। आवर्ती मतलब कि परिमेय ये भी हो रहा है, तो इसको भी हम भिन्न के रूप में कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, तभी परिमेय हो रहा है। तो इसका एक उदाहरण देखेंगे। यहां जगह बना देता हूं मैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे। किसका? आवर्ती का। हम देख लेते हैं उदाहरण में 1/3 को। जैसे जब आप इसको भाग देंगे, 0.0 लगाएंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, 1 आ गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 1 आ गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 1 आ गया। क्या हमेशा 1 आएगा सर? हाँ बिल्कुल आएगा, हमेशा 1 आता रहेगा यहाँ पे। तो ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या शेषफल 0 आ रहा है? नहीं, शेषफल हमेशा 1 आ रहा है। मतलब कि ये हमेशा 1 आता रहेगा। ये चीजें अपने आप को दोहराती रहेंगी, इसीलिए इसको आवर्ती कहा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इसी का रूप है, मतलब इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए अशांत आवर्ती क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल से लिखेंगे इनका, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 4 5 4 5 4 5। तो यहाँ बार किसके ऊपर लग रहा होगा? 4 और 5 दोनों के ऊपर, क्योंकि 4 5 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। 2.379 379 379। तो यहाँ पे बार किसके ऊपर लगाएंगे आप? 2.379 और 379 के ऊपर बार लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि सर अशांत है, तो उसके पीछे डॉट 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 लगा रहेगा, इसका मतलब को अशांत हो गया। आवर्ती कैसे पता चलेगा?
तो ये देख के पता चलेगा कोई ना कोई चीज अपने आप को बार बार एक ही पैटर्न से दोहरा रही होगी, या तो उसके ऊपर बार लगा होगा। जब भी आपको आवर्ती वाले दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय की बात करें तो ये अनावर्ती होते हैं, मतलब कि अनावर्ती होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसे दिख रहे होंगे, ये एक तो इनका शेषफल 0 नहीं आएगा। अशांत में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं होता, शेषफल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको देखने में अपरिमेय वाला अनावर्ती कैसे दिखेगा, 3.123478801 कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 1 2 5 लिख दो, कुछ भी आ रहा है। कोई भी चीज अपने आप को दोहरा रही है क्या, नहीं। अगर किसी को लग रहा हो कि सर यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, अरे हर जगह दोहरानी चाहिए, 1 2 जगह से काम नहीं होता, बिल्कुल एक ही पैटर्न बनना चाहिए। और लास्ट में डॉट 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 लगा दिया, मतलब कि ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। एक और उदाहरण देखेंगे, 1.414567 3 2 1 4 3 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये होते हैं अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स। क्लियर है बात, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसको दशमलव के रूप में जब भी 100 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ आ जाता है। जहां पे दशमलव आपको नहीं दिखेगा, आपको यह मानकर चलना है कि दशमलव लास्ट में है। 2 स्थान बाईं तरफ लाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.39, 0.39। पहले दशमलव यहां था, क्योंकि हम 100 से भाग कर रहे हैं तो 2 दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको 10 से भाग करते तो 1 दशमलव, मतलब यहां पर था तो 1 प्लेस, ये लगाना नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। तो 1 प्लेस दशमलव जो है बाईं तरफ शिफ्ट होता। अगर हम इसको 1000 से भाग करते तो 3 प्लेस, 3 स्थान दशमलव मेरी तरफ शिफ्ट होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 स्थान है ही नहीं, 2 ही स्थान है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 स्थान आ गया, तीसरा स्थान नहीं है, तो हम 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। अगला देखेंगे 5 1/8 है, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में लिखेंगे। 8 पंजे 40 और 1 41 हो गया, 41/8 हो गया। अब इस 41/8 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 1 आ गया, भाग नहीं जा रही तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 1 में 8, 2 आ गया, 8 दूनी 16, 4 आ गया, और 8 पंजे 40। तो ये कितना आ रहा है, 41/8 का जो मान आ रहा है 5.125 आ रहा है। ऐसे ही 4/13 को करके देखेंगे कि 4/13 का मान क्या आएगा। ध्यान से देखेंगे, अभी दशमलव किस प्रकार का है ये आप लोग कमेंट में मुझे बताते रहें साथ साथ में। 4/13 है, इसको हम भाग करके देखेंगे, आप बताएंगे कि ये वाला दशमलव किस प्रकार का है, ये दशमलव किस प्रकार का है। अब इसको ध्यान से देखें, 0.0 बढ़ा दिया, 13 हो गया, 1 आ गया, 0 बढ़ा दिया, 13, अभी भाग नहीं जा रही है तो 1 0 आएगा, 1 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितनी बार 13 7 91 होता है तो 7 बार भाग जाएगी, 13 7 91 हो गया, 9 आ गया, एक बार और 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91 होता तो 13 6 78 करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, एक बार और 0 बढ़ाएंगे, 120 आ गया, 13 9 117 होता है, तो यहाँ पे 117 करेंगे, 3, अभी भी भाग नहीं, अब तो 1 0 बढ़ाएंगे, अब देखेंगे 13 दूनी 26 हो रहा है, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अब ये चीजें अपने आप को दोहराना स्टार्ट करेंगी। मुझे कैसे पता चल गया, अब ये फिर से वही आएगा आगे, 3 0 7 6 9 2, मुझे कैसे पता चल गया, तो ध्यान से देखें कि जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में हमारे पास 4 था और अभी भी 4 आ गया, ठीक है। तो आप करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 40 बनेगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, 39 आएगा, फिर 100 बनेगा, फिर 0 आएगा, ऐसे चलते चला जाएगा। तो मतलब कि 13/4 को हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिखा है, 0.307692, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि आगे इसी का रिपीटिशन होता चला जाएगा।
इनको देख के जब ये मैंने नहीं लिखा था तभी आपको पता हो जाना चाहिए कि या तो ये शांत होंगे या तो अशांत आवर्ती होंगे। ये तीनों अशांत अनावर्ती कभी हो ही नहीं सकते। ये तीनों अशांत अनावर्ती कभी हो ही नहीं सकते इसको बिना देखे। कैसे? क्योंकि सर अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय होता है। अपरिमेय को तो हम ऐसे ही नहीं लिख पाएंगे। किसके फॉर्म में? परिमेय संख्याओं के फॉर्म में, भिन्नों के फॉर्म में। तो भिन्न के फॉर्म में लिखा गया है, परिमेय संख्याओं के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब ही होता है या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो पहले दोनों को देखेंगे तो शांत आ रहे हैं, और क्योंकि इसके ऊपर बार लग गया तो ये अशांत। ये कैसा आ गया? अशांत अनावर्ती आ गया। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है? समझ गए चीजों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अनवसानी अशांत दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। जैसे कि आपने सवाल देखा होगा कि 0.3 पे बार है, इसको P/Q के रूप में लिखो, 1/3 आ जाता है। या आपसे पूछ लिया 0.354 पे बार है, 54 पे बार है, इसको P/Q के रूप में लिखो। ऐसे करके सवाल, मतलब कि अशांत हैं, अशांत को एक और नाम से जानते हैं, अनवसानी नाम से, और आवर्ती हैं। अब अशांत आवर्ती हैं तो मतलब कि परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वही आपसे पूछा गया है। अब उसका कुछ मैंने स्टेप लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको मान लो कि कुछ दिन बाद पढ़ रहे हो या आप भूल गए तो इन स्टेप्स को पढ़ के याद रख सकते हो। स्टेप में सबसे पहले क्या लिखा है? अनवसानी मतलब अशांत आवर्ती दशमलव को प्राप्त करें तथा इसे x के बराबर लिखें। कहने का मतलब जैसे आपको 0.3 के बार को P/Q के रूप में लिखना है तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि जो भी दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे माना x बराबर इतना। क्लियर है बात? क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं, दशमलव बिंदु के बाद उन अंकों की संख्या ज्ञात करें जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है। माना दशमलव बिंदु के बाद ऐसे अंकों की संख्या n है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x के दोनों पक्षों में अब उससे गुणा कर देना है जितने भी ऊपर बार है। ठीक है, इस प्रकार गुणा करें जिससे कि आवर्ती दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे, और उसके बाद चरण 4 में क्या करना है? शुद्ध आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित करने की विधि का प्रयोग करना है। ये क्या लिखा है, क्या क्या स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को हम क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक साथ पढ़ने पर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि इस सवाल को हम करेंगे और यहीं पर समझेंगे कि सारे स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे 0.7 के ऊपर बार को हम कैसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम पहला स्टेप यही लिखते हैं कि माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार। पहला स्टेप यही था। दूसरे स्टेप में हम इसका प्रसार करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रसार कर देंगे, हमेशा प्रसारित फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड रूप में लिखना है। मतलब कि 7 के ऊपर बार है तो 7 को कई बार लिख दो आप, और इसको हमेशा क्या बना लेना है आपको? समीकरण संख्या 1। अब क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो n का मान कितना हो जाएगा? 1, और उतना ही 10⁻n लिखना है, मतलब कि 10 के घात में 1। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, आसान भाषा में बताऊं, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है 1 के बाद उतने शून्य लगा के गुणा कर देना है। जैसे कि अगर ऐसे होता 3, 4, 5 के ऊपर बार होता तो आप किससे गुणा करते? क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करते। यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो आप 10 से गुणा करेंगे। तो आइए समीकरण संख्या 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या होगा? 1 में जब आप 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x। और जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूं कि जब भी आप इस किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो इनके पास जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, जितने शून्यों की संख्या होती है, दशमलव आपका उतना राइट साइड में चला जाएगा। जैसे कि
यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं, एक शून्य है तो 0.1 प्लेस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.7777 चलता चला जाएगा। इसको हम बताएंगे समीकरण संख्या 2। अगला स्टेप क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। घटाने पर, घटाने का नियम क्या है कि सबसे पहले आप समीकरण 2 का ये लिखेंगे बायां पक्ष और समीकरण 1 का भी बायां पक्ष, ऐसी समीकरण 2 का दायां पक्ष, समझ गए बात को, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद से 0.7777 चलता चला जाएगा। इन चीज़ों को आप जब घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा और 10x में से x को घटाएंगे तो 9x आएगा और x का मान यहाँ से 7/9 आ गया है। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे ध्यान से देखें। यहाँ पे 0.7 के ऊपर बार है, 0.7 के ऊपर बार है, तो जितनी भी जो संख्या लिखी है वो लिख लो और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिख लो। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो वो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यही स्टेप रखना है बस आपको। यहाँ पर अभी पिछले सवाल में क्या था, 0.7 के ऊपर बार था, मतलब कि दशमलव के बाद पहली संख्या तो 0 थी, वहां पर भी यहाँ पर भी है, और दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार था पहले क्वेश्चन में। अभी क्या है, केवल और केवल 3-5 के ऊपर बार है, मतलब सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, अलग कुछ नहीं कराऊंगा, जैसे मैंने कराया था वैसे ही कराऊंगा, घटाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, वही स्टेप, x बराबर 0.235 और जिसके ऊपर बार लगा है आप उसको प्रसारित फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना बन जाता है समीकरण संख्या 1। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, हो ही नहीं सकता डाउट। अब हम देखेंगे कि इसमें किससे गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, सर 100 से क्यों किया, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100x और यहां दशमलव को 2 प्लेस आगे कर दोगे तो 23.5, 35 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम बना देंगे समीकरण संख्या 2। कोई डाउट नहीं है, हो ही नहीं सकता। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो आप हमेशा लिख कर घटाएंगे। कैसे लिख के घटाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं एक लाइन, 100x माइनस x, और इधर वाला क्या हो जाएगा 23.5, 35 चलता जाएगा, और यहां पर क्या है 0.235 चलता चला जाएगा। कोई डाउट हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये बोला कि जब भी सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा, दशमलव के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा, उस केस में ये चीजें लिखकर घटानी है, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 23.535 चलता चला जाएगा, और यहां पर क्या है 0.235 चलता चला जाएगा। जो भी चीजें आपको एक जैसी दिख रही हैं उनको काट देंगे। ये रफ वर्क है, इसको मतलब करके नहीं दिखाना एग्जाम में, रफ वर्क है, साइड में करेंगे। 5 - 2 = 3 और 23 में से 0 घटाएंगे तो 23 आएगा। अब यहाँ पे 100x माइनस x हो गया हमारा 99x, और ये कितना आ गया 23.3। अब x कितना आ जाएगा तो 23.3/99, क्योंकि हमें p/q के रूप में लिखना है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। क्योंकि ये तो पूर्णांक है नहीं, ये तो दशमलव है, ये तो पूर्णांक है नहीं, इसको हम पूर्णांक बनाएंगे कैसे, दशमलव हटाएंगे तो ये 233 बन जाएगा, ये 99 तो है ही। अब दशमलव के बाद एक अंक है, एक ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। क्लियर है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 233/990। आइए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये हो जाएगी कि जो भी संख्या दी हुई है, सबसे पहले तो हमेशा संख्या 0 दशमलव के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब 0 दशमलव कुछ भी लिखा होना चाहिए। 0 दशमलव नहीं है तो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है,
अगर सवाल आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहां देखो ध्यान से, जो भी संख्या दी हुई है उसको लिखेंगे। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है नीचे उतनी बार 9 लिख देंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। अरे मजा आ गया, मतलब बेसिक मेथड से पूरा पेज भर गया, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। ऐसे करके उत्तर आते हैं फटाफट शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9, यहां पर क्या है, सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। x बराबर ये है 0.0032 और बार किसके ऊपर है, केवल और केवल 3 2 की रिपीटेशन बार बार हो रही है, तो 3 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, माना लिखेंगे जरूर, क्योंकि हमने इसको सपोज किया है, लेट किया है। x बराबर 0.003232 चलता चलता चला जाएगा। इसको समीकरण संख्या 1 बनाएंगे। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर। 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 100 से जब गुणा करेंगे तो 100x बराबर 0 अब 2 प्लेस दशमलव यहाँ आ गया तो 0.323232 चलता चला जाएगा। समीकरण संख्या 2 हो गई, दोनों को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप पूरा लिखेंगे। 100x माइनस x बराबर ये कितना हो जाएगा, 0.323232 चलता चला जाएगा, और माइनस का चिन्ह लगा के 0.00323232 चलता चला जाएगा। अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.323232 चलता चला जाएगा, और इस वाली संख्या को लिखेंगे यहाँ पर तो 0.003232 चलता चला जाएगा। ये माइनस करेंगे, घट गया, ये आ जाएगा 0.32। यहाँ ध्यान से देखिए तो 100x माइनस x आ गया आपका 99x, और यहाँ पर कितना आ गया 0.32, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो x कितना आ जाएगा 0.32 बट्टे 99, क्योंकि दोनों पूर्णांक होने चाहिए तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, और ये हो जाएगा 32 बट्टे 99, 100 9900, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको हम काट के लिखेंगे तो 2 से 16 कट गया, 2 चौका 8, 2 9 18 और 1 2 25 10, 0 0, तो 16 बट्टे 4950। एक बार फिर से काटेंगे हम इसको 2 से, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 1 2 7 14, 2 5 10, तो ये आ गया 8 बट्टे 2 4 7 5। क्या ये 8 से कट रहा है, नहीं कटेगा, क्लियर है बात। तो ये अपना उत्तर हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया कि जो भी नंबर लिखा है आप नंबर को लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये बार वाला देखना हमेशा। नंबर क्या है 32, जो भी नंबर दिया है आप नंबर को लिख लिए 32। जो भी संख्याएं, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, तो यहाँ 2 शून्य है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसको माइनस कर लेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार तो आप 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार आप 0 लिखेंगे। तो ये आ रहा है अपना 32 बट्टे 99 100। इसको भी आप काटेंगे तो यही आ जाएगा। इसको हम 4 से काटेंगे सीधे, 4 बट्टे 32 हो गया, इसको 4 दूना 8 हो गया, और 4 चौका 16, 3 19, 3 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, आ गया 8 बट्टे 24 75। क्लियर है बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 10। इसमें क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि परिमेय संख्याएं कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे। 1/7 का मान दिया है तो आप 1/7 का मान दिया है तो 2/7 का मान भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। यहाँ पे 1/7 का मान लिखेंगे 0.142857, ये चलता चला जाएगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 1 आ गया, 2 पंजे 10, 0 1 आ गया, नहीं 2 सत्ते 14, 4 1 आ गया, 2 पच्चे 10 और 1 11, 1 आ गया कैरी, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 आ गया कैरी, 2 दूना 4 और 1 5 आ गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 एकानवे 2 हो गया, इतना आ गया, ये चलता चला जाएगा। तो ये हो गया 2/7 का मान। आपके पास दोनों मान है, ध्यान से देखें तो ये 1/7 का मान है, ये 2/7 का मान है। इनके बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले पहला नंबर देखेंगे, बराबर आ रहा है। दूसरा नंबर देखेंगे,
ये ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पे 28 ले लिया, यहाँ पे 14 ले लिया। ऐसा नंबर चूज करना है जिसके बीच में आप संख्याएं लिख सकें। कहने का मतलब है अगर आपने ऐसा चूज किया होता कि सर ये मैंने 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, तो क्या 1 और 2 के बीच में आप संख्याएं लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं। और जब नहीं लिख पा रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 अंक ले लिया, आप 3 भी ले सकते हैं, 2 ले लिया। एक तो 14 दिख रहा है, एक 28 दिख रहा है। 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर लिख लो। जैसे मुझे लग रहा है कि 16 लिख लेना चाहिए तो मैं 16 लिख लूंगा, 0.16। ठीक है, 0.16, 16 लिख लिया। अब आगे कुछ भी लिख लो आप, क्योंकि ये इसके बीच में आ चुका है, ये इन दोनों के बीच में आ चुका है। आगे क्या लिखते हो उससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच में ये आ चुका है। आगे क्या लिख रहे हैं आप, इससे कोई भी मतलब नहीं है, तो आगे कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी। ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि अपने आप को रिपीट करें, मतलब आवर्ती नहीं बनाना है। इसको हमें क्या बनाना था, अशांत अनावर्ती, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। हमें पता है कि अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं अशांत अनावर्ती। आई बात समझ में? ये हो गया। एक और संख्या लिखनी है, कुछ भी लिख लो, इन्हीं दोनों के बीच में 14 और 28 के बीच में 17 लिख लिया। आगे जो मन करे, आपका जो नंबर मन करे वो लिख लो। बस ध्यान देना है कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कहीं गलती से आप आवर्ती मत बना देना। ठीक है, क्लियर है? ये 2 संख्याएं, आप ऐसी अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं। तो 2 ही पूछता है एग्जाम में नॉर्मली। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। तो ये निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है, ये आप लिख के कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, पहले का। दूसरा मैं अभी करा रहा हूं। दूसरे में क्या है, माना x बराबर कितना हो जाएगा, 0.123 के ऊपर बार। इसको हम प्रसारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 0.12333333 चलता चला जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। बात है समझ में आ गई? बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब ध्यान से देखें, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 प्लेस इधर आ जाएगा, 1.2333 चलता चलता चला जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे। ये मैं पहले करा रखा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके इसीलिए कराई जा रही हैं। 10x माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पर 1.23333 ऐसे चलता चला जाएगा, और माइनस क्या है, 0.123333 चलता चलता चला जाएगा। इसको हम हमेशा लिख के माइनस करेंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बस बार है। अगर सभी संख्याओं के ऊपर बार होती तो हम डायरेक्ट भी माइनस कर लेते, लेकिन अभी हम सावधानी से करेंगे क्योंकि अपना नंबर हमें नहीं कटवाना है। ठीक है, 0.123333 चलता चलता चला जाएगा। और मैंने बताया कि जहां तक समान दिखे काट दो, 3 - 2 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 1। तो ये आ गया 10x माइनस x, तो आपका 9x आ गया, और इसको माइनस करने पर 1.11 आ गया, x आ गया 1.11/9। क्योंकि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए तो हम ऊपर से दशमलव को हटा देंगे, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी, 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य आ जाएंगे। 111/900, इसको 3 से काट देंगे आप, 3 त्रिक का 9, 2 बच गया, 3 9 27 हो गया। 3 से काट देंगे तो कितना आ गया, हाँ 3 से काट देंगे तो 300 आ जाएगा। ये सही है? ये गलत हो गया ना? हाँ, 39 नहीं आएगा, 37 आएगा। 3 त्रिक का 9, 2 3 त्रिक का 9 कितना बच गया, 3 त्रिक का 9, 2 11 बच गया, 21 बन गया, 21 बन गया तो 3 7 21। आंसर आ गया हमारा, उत्तर कितना आ चुका है, 37/300। ठीक है, आइए इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इस वाले को। 123 लिख लेंगे, जो भी संख्या दी हुई है वो लिख लेंगे। जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है मतलब कि 12 लिख लेंगे, घटा देंगे इसमें से, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार तो 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख लेंगे। इसका आंसर निकालो, कितना आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 111 आ गया, और 900 आ गया। इसको भी जब आप काटेंगे तो वही आएगा, 37/300। बात आ गई समझ में? ये अपनी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसको देखें, 1/9 और 1/7 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, 1/9 निकाल लेते हैं, कितना होगा, 0.0991 9 कितना आ गया, 10 - 9 1। हाँ,
1/9 है ना, ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा, 0.111 आता रहेगा। ये बात आप समझ चुके हैं, ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो मतलब कि 1/9 का मान कितना आ गया, 0.11111 चलता चला जाएगा। 1/7 का मान हमें पहले से पता है, 0.1428557 चलता चला जाएगा। इस पे बार लगा दो, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितनी? केवल और केवल, यहाँ पे बताया नहीं, के बीच अपरिमेय संख्या, के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिख लेते हैं हम, ठीक है। अपरिमेय संख्या लिखनी बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने क्या बताया कि 2 डिजिट ले लो, आपको मिल जाएगा। 2 में नहीं मिल रहा है तो 3 डिजिट ले लो। यहाँ 11 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख रहा है, तो आप बीच वाला कोई भी एक नंबर ले लो, 12 ले लो, आगे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, पैटर्न नहीं बनाना बस, ठीक है। 11 है, 14 है तो 13 ले लो, 0.1357 67 66 98 कुछ भी लिख लो, पैटर्न नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय क्यों हो गई? क्योंकि ये अशांत अनावर्ती हैं, क्योंकि ये अशांत हैं और क्या हैं, अनावर्ती हैं। बात समझ में आ रही है? बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। करड़ी में 3 और करड़ी में 5 की बात करेंगे। करड़ी में 3 और करड़ी में 5, जैसा कि आपको पता है करड़ी में 3 कितना होता है, 1.732 चलता चला जाएगा। करड़ी में 5 का मान क्या होता है, तो 2.236 चलता चला जाएगा। अब इनके बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। 3 क्या 3000 लिख देंगे हम, लेकिन 3 पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो 1.7 2.2, इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो। 1.8 लिख लिया ना, आगे जो मन करे लिख दो, ठीक है। 1.7 2.2 है, 1.9 ले लिया इनके बीच का, यहाँ 17 दिख रहा है, यहाँ 22 दिख रहा है, 19 ले लिया, ठीक है। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं। अब आगे जो मन करे, 1 2 3 4 5 6, मुझे तो मजा आ गया, 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, घुमा घुमा के कुछ भी लिख दिया। एक और पूछ रहा है 3, 1.9 ही लिख लिया, यहाँ के अंक बदल दो, 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख लो, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कहीं भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अशांत है, अशांत के साथ साथ अनावर्ती हैं, तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। कैसे हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। कोई डाउट? हो ही नहीं सकता सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सत्यापन के साथ वर्गीकृत करें। तो ये परिमेय है। परिमेय क्यों है? सत्यापन क्या करेंगे? क्योंकि ये शांत है, ठीक है। ये अपरिमेय है, सत्यापन क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे पहले 0 1 आ गया, फिर 0 1 आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, 0 0 आ गया, फिर 1 0 आ गया, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है नंबर्स का, मतलब किसी भी पैटर्न का रिपीटेशन नहीं हो रहा बार बार, इसीलिए ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? सत्यापन कैसे करेंगे? क्योंकि अशांत है, अशांत के साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। केवल अशांत नहीं लिखना है, केवल अशांत लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा, केवल और केवल अशांत नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते 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 हम कहां तक बढ़ चुके? मतलब कि आज की क्लास में हमने पार्ट 1 में देखा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, ये सारी बातें देख चुके हैं। एक पार्ट और लूंगा, वो पार्ट बहुत छोटा सा होगा, लगभग आधे घंटे के आसपास का होगा, ठीक है, आधे घंटे या 40 मिनट। क्वेश्चंस में ज्यादा कराता हूं इसलिए कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जल्दी का काम जल्दी से कुछ नहीं होता। जैसे अभी कुछ टाइम के बाद आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक लगेगा, मुझे भी कभी लगा था। तो क्या लगता है लोगों को कि अरे 6 महीने में बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं, टाइम लगता है। हर एक चीज, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक रात में पढ़ के 95+ ले आऊंगा मैं, नहीं, और गलती से ला भी दिए ना, गलती से होता है ना, कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, गलती से आप ला भी दिए ना 95+, किसी मतलब का नहीं है। 1 महीने बाद आपसे मैं वही सवाल पूछूंगा, नहीं आएगा आपको। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें दमदार पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ लेंगे कि 95 नहीं सर, हमें 100 में 100 चाहिए। 95 क्या होता है? 100 में 100 चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में मजा आया होगा। क्लास खत्म करने के पहले मैं एक जरूरी और
छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड भी कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। साथ साथ हम वैदिक मैथ की और क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये सारी क्लासेज आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके हमसे जुड़े रह सकते हैं। हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी शानदार तैयारी को और बेहतर जानदार बनानी है तो आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो इसी अच्छी बात के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, बताएंगे। अगर किसी भी टॉपिक में अभी भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जो मेहनत की जा रही है उसका जवाब आप लाइक से देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने प्यारे से कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।